हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलईएस। आज हमारे इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 4। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आपको ये लेक्चर समझने में उसी से आसानी होगी। नेक्स्ट की हमारा जो ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है, इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिसमें भी जीएस में इकोनॉमी आती है, जैसे कि आरबीआई, नाबार्ड, सेबी और भी कुछ बैंकिंग के पेपर्स हैं। तो इकोनॉमी क्योंकि एक कोर पार्ट फॉर्म करती है, करंट ओरिएंटेड बहुत होती है, इसलिए हमें इसके बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन दिस टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कि हमें नेशनल इनकम काउंट करनी है। तो पिछले 3 लेक्चर्स से हम यही पढ़ रहे थे कि नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। आज हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के ये देखेंगे कि नेशनल इनकम एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम होती है जितनी टोटल एग्रीगेट इनकम ऑफ ऑल द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में जितने उसके लोग हैं, जितने भी उसके जो बाहर भी जो लोग भी रह रहे हैं उस कंट्री के, वो सब नेशनल इनकम का फॉर्म करती है। तो नेशनल इनकम इसीलिए एक एग्रीगेट इनकम होती है पूरे कंट्री की, चाहे फिर वो कंट्री के अंदर आ रही हो या फिर चाहे वो कंट्री के बाहर से लोग जो हैं हमारे ही लोग दे रहे हों। ठीक है, ये होता है नेशनल इनकम। इसको टेक्निकली हम एनएनपी-एफसी भी बोलते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम इसको मेथड्स देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि हमने एक सेशन में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी किया था। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बेसिस पे हमने 3 मेथड्स निकाले हैं। सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड ये किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या होगा? दीज आर रिलेटेड टू दी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। या फिर अगर इनडायरेक्टली जीडीपी भी आ जाता है तो आप जीडीपी पे भी यही लगा देंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जीडीपी से ही हम नेशनल इनकम पे पहुंचे थे, राइट। तो दोनों ही काउंट करने में ये 3 मेथड्स हेल्पफुल होते हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा भूल गए होंगे, सो लेट अस रिवाइज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो समझने में आसानी होगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या था? इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने एक सिंपल इकोनॉमी अज्यूम करी थी, हाउस होल्ड की और फर्म की। हाउस होल्ड का जो था वो वहाँ पे फैक्टर्स प्रोवाइड कर रही थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारों, लैंड, लेबर, इन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फर्म प्रोड्यूस कर रही थी इनके हेल्प से, और फर्म्स जो थी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले हाउस होल्ड सेक्टर इसको खर्च करके कंट्रीब्यूशन देते थे इसकी पेमेंट के फॉर्म में। और फर्म्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करी थी उसको ये वेजेस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में कैपिटल फैक्टर पेमेंट्स दे रही थी। ठीक है, तो हम इसी को अगर देखें तो ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, ये वाला सेक्शन पे जो प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर आएगा वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ये जो कंज्यूमर का जो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम हो रही है वेजेस, रेंट और डिविडेंड के फॉर्म में, ये होगा हमारा इनकम मेथड। ठीक है, और जो कंज्यूमर्स ये स्पेंड कर रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर जो होगा यही होगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यही है। तो इससे हम एक और चीज़ डिड्यूस ये कर सकते हैं कि ये जो तीनों मेथड्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, अलग अलग नहीं है। इसीलिए लास्ट में जब इनकी जीडीपी या फिर नेशनल इनकम इन तीनों मेथड में से किसी से भी निकालें तो वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो कोई ना कोई डिस्टॉर्शन है। ठीक है, इन तीनों से जो एंड रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, वो अलग नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों एक्चुअली में एक ही चीज़ है, बस उनके वेरिएशंस हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी से ही ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक मेथड पढ़ेंगे जो कि है वैल्यू एडेड मेथड, या फिर इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये इसको कैलकुलेट करता है इस वाले मेथड में। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कैलकुलेट हो रहा है?
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि एक एक फर्म जो है, चाहे फिर वो प्राइमरी सेक्टर की हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर की हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर की हो, तीनों में से किसी भी सेक्टर की हो, वो नेट कंट्रीब्यूशन जो दे रही है वही हो जाएगी उसकी वैल्यू एडेड। अब नेट कंट्रीब्यूशन क्या, अभी हम समझेंगे कि ये नेट कंट्रीब्यूशन और ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक सिंपल इकोनॉमी लेते हैं जिसमें दो सेक्टर्स हैं, एक प्राइमरी सेक्टर है और एक सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। प्राइमरी सेक्टर है जिसमें फार्मर है, मान लीजिए ये कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ये जो मैन्युफैक्चरर है ये कपड़ा बनाता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, राइट। ठीक है, अच्छा तो अब हम ये देखते हैं, अज्यूम ये करते हैं कि फार्मर को कोई भी इनपुट नहीं लेना पड़ा है, उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसने 1000 यूनिट्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस किया है, तो फार्मर का टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, 1000 हुआ, और इसके जो इंटरमीडिएट गुड्स इन्वॉल्व थे वो ज़ीरो हुए, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि फार्मर ने कोई भी इनपुट नहीं दिया है। ऑल्दो रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में आपको पता है कि वो सीड्स भी खरीदता है और ख़रीदता है, खुद से बनाता नहीं है, और वो इंटरमीडिएट में फर्टिलाइज़र्स भी लेता है, फर्टिलाइज़र्स भी खरीदता है, तो वो भी उसकी लागत में एक इंटरमीडिएट गुड का काम करती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये सिंपल इकोनॉमी है जहाँ पे फार्मर ने ही सब कुछ शुरू किया है और इसने नेट कंट्रीब्यूशन दिया है 1000 रुपये का। अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स की भी कोई वैल्यू होती एक्स, ठीक है, और तब ये 1000 रुपये प्रोड्यूस 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता, तो इसका ग्रॉस कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हो जाता 1000 रुपये, लेकिन नेट कंट्रीब्यूशन होता वो 1000 माइनस एक्स होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू एडेड का मतलब है नेट कंट्रीब्यूशन, ना कि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम घटा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसने टोटल वैल्यू कितनी ऐड करी, 1000 में से हमने 0 माइनस किया, 1000 इसकी वैल्यू एडेड हुई है। अब हम आते हैं फार्मर को, मैन्युफैक्चरर के पास में जो कपड़ा बनाने वाला है, तो इस फार्मर ने क्या किया, जो 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है इसमें से 800 यूनिट इसने सेल कर दिया, और इस 800 यूनिट को लेके इन्होंने मैन्युफैक्चरर ने टोटल प्रोडक्शन किया है 1500 यूनिट्स का। ठीक है, 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। तो अब हो क्या रहा है कि इसमें इसके इंटरमीडिएट गुड्स 800 रुपये हैं। ये इसको इंटरमीडिएट गुड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 800 रुपये ये ऑलरेडी हम इस 1000 जो वैल्यू एडेड है इसमें हम इंक्लूड कर चुके हैं, राइट, इसलिए हम यहाँ पर इसको इंटरमीडिएट गुड मान रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू एडेड कितनी हुई, ये 800 तो इंक्लूडेड है ना 1000 में, तो हमें इसको माइनस करना होगा इसके ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से, तो 1500 में से हमने जब 800 माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू एडेड हुई है 700 रुपये की। ध्यान रखिएगा, टोटल प्रोडक्शन, तो ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन तो 1500 रुपये का हो रहा है मैन्युफैक्चरर का, लेकिन उसकी वैल्यू ऐड जो हो रही है वो सिर्फ 700 हो रही है, क्योंकि 800 रुपये तो हम ऑलरेडी इस फार्मर के में इंक्लूड कर चुके हैं ना। तो अगर दो बार इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो वैल्यू जो है वो बढ़ के आएगी, और इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम होती है एरर ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, एरर ऑफ डबल काउंटिंग से बचाने के लिए हम हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स को कैंसिल करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, इससे समझ आ गया। तो अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस पूरी इकोनॉमी को देखें, मतलब ये कौन सी सिंपल इकोनॉमी जहाँ पर फार्मर और मैन्युफैक्चरर ये दो सेक्टर हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, तो इसमें इकोनॉमी कितनी हुई है, तो यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू कितनी निकलेगी, मतलब टोटल प्रोडक्शन हुआ कितने का। यहाँ ग्रॉस प्रोडक्शन अगर हम देखें
तो 2500 रुपये का हुआ होगा। लेकिन ग्रॉस प्रोडक्शन तो हमें देखना नहीं है, हमें तो एक्चुअली में वैल्यू ऐड देखनी है ना, कि कितनी वैल्यू ऐड हो रही है इकॉनमी में। तो हमारी इकॉनमी में 1700 रुपये की ऐड हो रही है, ये प्राइमरी सेक्टर की और ये सेकेंडरी सेक्टर की 700 रुपये। ठीक है, तो ये एक सिंपल मॉडल था। इसी को हम टोटल अगर कंट्री के लिए भी देखें तो इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है जीडीपी कैलकुलेशन, या फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग की एक्चुअली इनकम हुई कितनी है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी जीडीपी निकाल ली और हमने ये देख लिया ये वैल्यू एडेड मेथड से। आई होप आपको समझ आ गया हो। लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखा है और ये टेक्निकल फार्मूला है जो हमने अभी तक पहले देखा था इसमें, इस एग्जाम्पल में। इसी को बस हमने टेक्निकल वे में लिख दिया है। ठीक है, और ये फार्मूला चाहे तो आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ फार्मूला पूछ के ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी तरह से प्राइमरी सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू जो ऐड हुई है, प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यू ऐड हुई है, और टर्शियरी सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यू ऐड हुई है, हम ये तीनों सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यूज़ एडेड हैं इन तीनों को ऐड कर लेंगे। और ऐड करेंगे जब, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी। और बाकी तो आपको पता ही है कि आगे क्या करना है। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जब हम जीडीपी एमपी में एनएफआईए ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और एनआईटी माइनस करेंगे, तो हमें एनएनपी एफसी या फिर नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, ये है इसका पूरा फॉर्मूला और ये था मेथड। आई होप आपको वैल्यू एडेड मेथड का मतलब समझ आ गया है कि इट इज़ नेट कंट्रीब्यूशन बाय ईच फर्म, और फिर वो सारी फर्म्स का ऐड ऑन करके हम जीडीपी निकालते हैं और वहाँ से हम नेशनल इनकम पे जाते हैं। क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विल बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स जीडीपी। जीडीपी से हमें नेशनल इनकम पे जाना है। ये वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था और इसमें हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था। क्या डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है? तो नहीं, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। जबकि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन इंक्लूजन के लिए पूछा गया है, राइट। सेकंड, अ नॉन रेजिडेंट, सही कर लीजिएगा, अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिविंग इन यूएसए। एक एनआरआई है बंदा जो कि यूएस में रह रहा है, मतलब कि वो इंडिया का सिटीज़न है। ठीक है, तो क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यही हमने देखा था कि नेशनल जो है वो कहीं भी हो उसका इंक्लूड होगा, और जो नॉन नेशनल है वो इंडिया में चाहे जितना हो उसका एक्सक्लूड होगा। तो सिटीज़न होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये इंक्लूड होगा, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होगा। क्या जीएसटी इंक्लूड होगा? जीएसटी सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और हमने देखा था कि एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होते हैं, इसलिए ये कंपोनेंट भी एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वो है इनकम ऑफ हाई कमिश्नर फ्रॉम पाकिस्तान। तो अभी हमने बताया कि जो नॉन नेशनल है वो चाहे कहीं पे भी हो और कितना भी हो इंडिया में, उसका एक्सक्लूड होगा ही होगा। तो जो इनकम ऑफ हाई कमिश्नर है वो तो पाकिस्तान की जीडीपी में काउंट होगी ना, हमारी जीडीपी में नहीं काउंट होगी, तो इसलिए इसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा इसका 2 ओनली। सिर्फ ये नॉन रेजिडेंट इंडियन जो यूएस में रह रहा है, सिर्फ इसकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, बाकी किसी की नहीं इंक्लूड होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।